हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। यूटेट सेकंड का 2023 का पेपर सॉल्व करने के बाद अब हम यूटेट फर्स्ट पेपर का 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स पोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि 2023 में आपका पेपर कैसा आया था। चलिए। तो पहला क्वेश्चन वाज, रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 0 निम्नलिखित में से किस चतुर्थांश से होकर गुजरती है। द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेड्रेंट और क्वेड्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये जो है लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस किस चतुर्थांश से होकर ये गुजरती है या किसी एक चतुर्थांश से होकर गुजरती है, तो वो कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, जब भी हम लोग नंबर लाइंस की बात करते हैं, निर्देशांक की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, तो हम किस में दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं। इस लाइन को जो हॉरिजेंटल ऐसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर जहां पर दोनों मिलती हैं इसे बोलते हैं ओ, यानी कि ओरिजिन या मूल बिंदु आप बोल सकते हैं। इससे राइट साइड जो है ये एक्स का पॉजिटिव साइन है, इससे इधर का जो हिस्सा है वो एक्स डैश नेगेटिव साइन, एक्स का नेगेटिव साइन दिखाता है। सेम वाई में वाई पॉजिटिव और नीचे जो है वो वाई का नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसके नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 सेम ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों नंबर लाइंस के मिलने से जो आपके ये चार पोर्शन बने हैं इन्हें ही बोलते हैं क्वेड्रेंट्स। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वेड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वेड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वेड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वेड्रेंट। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस तरीके से नाम दिए जाते हैं। या फर्स्ट क्वेड्रेंट में देखो, ये एक्स का मैंने कहा था ना प्लस वाला हिस्सा होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्स का नेगेटिव होता है, और जब भी निर्देशांक लिखे जाते हैं तो हमेशा एक्स का पहले लिखा जाता है। तो पहले जो क्वेड्रेंट है इसमें जो निर्देशांक होते हैं वो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। सॉरी, दूसरा भी प्लस होता है क्योंकि ये आपका क्या है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट जो चतुर्थांश है वो क्या होता है, प्लस प्लस, ऐसे आप उसको याद रखते हैं। सेकंड में जो होता है माइनस और प्लस, ऐसे थर्ड दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ में आपका जो होता है प्लस और माइनस होता है। इस तरीके से ये आपका चतुर्थांश का जो कंसेप्ट यहाँ से है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को बताने है कि ये जो इक्वेशन है कहाँ से होकर गुजरती है इन चतुर्थांश में से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके की कोई इक्वेशन आती है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पर सी यानी कि कांस्टेंट जो है जीरो होता है, यानी कि इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है, तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हमेशा पास होके जाएगी सेंटर से, यानी कि ओरिजिन से। ठीक है, ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर। सेंटर क्या है ये, यानी कि ऐसे या ऐसे होके जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये खाली y इक्वल टू प्लस एक्स होता है तो हमेशा ये फर्स्ट और थर्ड से होके जाती है। अभी आपको याद रखना होगा, y इक्वल टू एक्स अगर होती है तो हमेशा क्या होती है, इस तरीके से आपकी क्वेड्रेंट है तो ये ऐसे ऐसे जाती है सेंटर से होके। और y इक्वल टू माइनस एक्स हमेशा क्या होती है, ऐसे जाती है, सेकंड और फोर्थ क्वेड्रेंट से सेंटर से होकर गुजरती है। बस आपको ये याद रखना है। तो आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड एंड फोर्थ क्वेड्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे कि याद रखना ही जरूरी है। याद रखो तो ज्यादा आसान है, आपका टाइम बचेगा। याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है। आपको इस तरीके से क्या करना है, फटाफट यहाँ पे एक्स लिखना है, वाई लिखना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज रख देनी है। अगर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई भी जीरो आएगा, ये तो खैर ओरिजिन पे, तो 0 0 यहाँ पे दोनों के क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर x की जगह 1 रखोगे, x आप 1 रखोगे तो देखो, आप x की जगह 1 रखते ही y इक्वल टू x की जगह 1 रखा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो आपके निर्देशांक हो गए 1 कॉमा -1। अब 1 कॉमा -1 मतलब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या, फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश में लाई करेगा कहीं पर। ठीक है, तो कहीं पर इस तरीके से। ऐसे आप कुछ और देख लो, x इक्वल टू आपने कुछ रख लिया, -1 रख लिया, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। आप इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो y इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट आगे वो हो गया -1 कॉमा 1, तो -1 कॉमा कहाँ है, सेकंड में। ऐसे ही आप कुछ भी रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रेखा है वो क्या करेगी, सेकंड और फोर्थ चतुर्थांश से होकर जाएगी। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आपको बस दिमाग में याद रखना है y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो कि सेंटर से होकर जाती है, और यहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये सेकंड और मतलब इस तरीके की लाइन होगी, आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
यदि एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है और उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? When a number is divided by 5, the remainder is 3. ठीक है, what will be the remainder when the square of the same number is divided by 5? अगर किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 5 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बच रहा है 3। तो पहले हम उन संख्याओं को देखते हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पर 3 बचता है। तो सबसे पहले 3 से शुरुआत करते हैं। 5 का भाग 3 में देखो तो 0 टाइम जाएगा, 5 0 जा 0, 3 बच गया, ठीक है। ऐसे 8 5 एकम 5, 3 बच गया, 8 5 13, 5 दूनी 10, 3 बच गया, ठीक है। 18, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती रहेंगी, तो इसका कोई अंत अभी नहीं है, ठीक है। आप इन सबको जब आप 5 से भाग करोगे, आप देखोगे कि जो शेषफल है ना वो क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं शेषफल लिखती हूँ। अब अगर इन्हीं संख्याओं को, क्वेश्चन में है कि अगर इन्हीं संख्याओं को, उसी संख्या के वर्ग को, तो इनमें से कोई संख्या होगी, अगर उसके वर्ग को, अब यहाँ पे इनके वर्ग लिखते हैं, ठीक है, इन संख्याओं के वर्ग, 3 का स्क्वायर इज 9, 8 का स्क्वायर इज 64, 13 का स्क्वायर 169, और ऐसे ही आपको ये 3 काफी है। तो शेषफल क्या बचेगा चेक करते हैं। अब इनके ही वर्ग को 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, तो 9 में से 5 गए 4, क्या बच रहा है 4। इसको देखो 64 है, 12 पंजे 60 होता है, क्या बचेगा 4, 160, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 1 करोगे यहाँ पे 19 बचेगा, फिर 5 तिया 15 करोगे, फिर क्या बचेगा 4। तो आप देखोगे कोई भी संख्या आप लोगे ना, इन संख्याओं का वर्ग, तो आप देखोगे हर बार क्या होगा, शेषफल क्या बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यदि 40% लोग अखबार X और 50% लोग अखबार Y और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तब कितने प्रतिशत लोग इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते? इफ द 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर X, 50% रीड न्यूज़पेपर Y एंड 10% रीड बोथ द न्यूज़पेपर, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल रीड नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर? यानी इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाली लोगों की संख्या हमको यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम यूज करेंगे, तो वो सबसे इजीएस्ट मेथड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना, ये सपोज ये जो गोल है ये दिखा रहा है एक्स अखबार पढ़ने वालों की संख्या को, और ये जो दिखा रहा है वाई को, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ कॉमन पोर्शन लिया है। कॉमन पोर्शन मतलब जो एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कितने लोग हैं, 10%। तो यहाँ पर आ गया 10%। अब केवल और केवल एक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, एक्स पढ़ रहे हैं 40% लोग। अब आप देखोगे ये वाला जो सर्कल है ये तो पूरा 40 को दिखा रहा है, लेकिन 10 ऑलरेडी इसमें फिल हो चुका है, तो बचा कितना है, 30%। इसका मतलब ये है कि टोटल जो एक्स पढ़ते हैं वो 40 है, लेकिन इस 40 में जरूरी है कि वो सब एक्स ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ वाई भी पढ़ सकते हैं, तो वाई कितने इस 10% के अंदर होंगे, ठीक है। ऐसी सेम वाई में यहाँ पे क्या है, 50% लोग अखबार वाई पढ़ते हैं। अब इस पूरे यहाँ पर हमें 50 लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर 10 भी तो आ रहा है, 10 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अगर 10 आ गया तो बचा कितना, 40% यहाँ पर आएगा। अब देखो, आप अगर पूरे y को देखोगे, y में कितना आना चाहिए टोटल 50, तो y कितना हो गया 50%, x कितना आ गया 40%। तो यहाँ से आप क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, x पढ़ने वाले 40% है, 30 10 40%, y पढ़ने वाले 40 10 50% है, दोनों पढ़ने वाले 10% है, ठीक है। अब आपको बोलेंगे केवल और केवल x पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे 30%। केवल और केवल, केवल और केवल वाई पढ़ने वाले 40%। अब यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन निकालना है कि जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता, तो सपोज हमारे जो ओवरऑल जो परसेंटेज हम लेते हैं 100 पे लेके चलेंगे, तो हमारे पास 100% है। अब 100% में से यहाँ पर आप देखोगे 40% केवल वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, 30% केवल एक्स पढ़ते हैं। तो टोटल पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 30 प्लस 10 प्लस 40 हो गई है, ठीक है। तो अब नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस पढ़ने वालों की संख्या। तो 100%, ये सब परसेंटेज में है इसलिए 100% ही होता है, जो होल होता है वो 100% होता है। ये कितना हो जाए, 4 3 7 1 8, 80 हो गया। 100 माइनस 80 इज 20%, क्या होगा, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट लाई बिटवीन, डज नॉट लाइंग बिटवीन 5/6 एंड 7/8? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में कुछ लिखने से पहले हमको पता है यहाँ पे 0 है, तो इसके राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। जब भी हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है,
ठीक है, यानी कि अब ये नेगेटिव से जीरो आते हैं, फिर उससे बड़ी संख्याएं आती हैं इस तरीके से। अब इनको नंबर लाइन में दिखाने से पहले इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम कर लो। यहाँ पर है -5/6, इसको जरा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, दोनों को 24 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 24 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 कर दो, तो -20/24। दूसरे वाले को कितना करना पड़ेगा, 7 × 3 और 8 × 3, तो 7 21 और 8 24। इसका मतलब हमें -20/24 और -21/24 को के बीच में कौन नहीं आता इनमें से वो देखना है। तो -20/21 सपोज यहाँ पर है। अब -20/24 अगर जीरो की तरफ आएगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे -19/24, ऐसे ही -18, -17, इस तरीके से यहाँ पे सीधे जीरो की तरफ आएगा। ठीक है, 0/24 मतलब, फिर जीरो के बाद यहाँ पे 1/24, 2/24, ये पॉजिटिव शुरू होगा और ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, 21/24। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को हमने इस तरीके से नंबर लाइन में दिखा दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन लाई नहीं करता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबको क्या कर लो, 24 बना लो सबके डिनोमिनेटर को, तो इजीली आप देखते ही बता दोगे। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, तो 20/24 है। यहाँ पर 6 से करना है, 6×3 = 18, 6×4 = 24 है। यहाँ पर 2 से करना है, तो ये चौथा वाला हो जाएगा -22/24। अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा इनमें से लाई नहीं करता। तो देखो -17/24, यस, 19 से पहले बाद 18 आएगा, फिर 17 आएगा, तो ये तो लाई करेगा। 20/24, 21 से जस्ट पहले जो है वो +20/24 आएगा। -18/24, यस, -19 से जस्ट पहले, जस्ट बाद जो है वो -18/24 आएगा। तो ये भी लाई करा, ये भी लाई करा, ये भी लाई करा, तो इसका मतलब ये ही लाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख भी सकते हो -22/24 जो कि इधर को होगा। ठीक है, इसलिए ये लाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त की छूट का प्रतिशत क्या है? बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर? तो यहाँ पर आपको कितना डिस्काउंट मिला है वो आपको बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, तो कितने मुफ्त मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे हैं। ठीक है, और टोटल सामान आप कितना ले रहे हो, 3 आप खरीद रहे हो, 2 आपको मुफ्त मिल रहे हैं, तो टोटल आइटम आपको कितने मिल रहे हैं, 5। तो ये तो हो गया आपका टोटल। फ्री कितना मिल रहा है, फ्री आइटम्स, नंबर ऑफ फ्री आइटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, तो ये 2 ही तो आपके डिस्काउंट है, और कितने में है, 5 में है। ठीक है, टोटल तो 5 है। ठीक है, 2/5, और परसेंटेज मतलब क्या होता है, × 100, तो कर लो 2/5 मतलब आपका 40%। ठीक है, 5 से कटेगा तो उसका मतलब 40%। वरना आप ऐसे याद रख सकते हो, 1/5 जो है वो 20% होता है, तो 2/5 40% होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज, 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। तो y का मान बताना है। इफ y परसेंटेज ऑफ 1 hour इज इक्वल टू 1 minute 12 seconds, देन द वैल्यू ऑफ y इज। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो एक क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं, y परसेंट ऑफ 1 hour। ठीक है, यानी कि y पर 1 घंटे का y परसेंट, तो y परसेंट ऑफ 1 hour इज इक्वल टू, आपको दिया है 1 minute 12 seconds। ठीक है, 12 सेकंड ये आपको दिया है, बस इसको सॉल्व करना है आपको और y निकालना है। अब y परसेंटेज, तो पहले इसको तोड़ते हैं। y परसेंटेज का मतलब y/100, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू 1 hour। अब यहाँ पर है मिनट, सेकेंड, आवर, 3 अलग अलग यूनिट्स दिख रही है, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करें जिसमें आपको इजी लगता है। ठीक है, किसी में भी कर लो। तो मैं सीधे इसको सेकंड में करती हूँ। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड। मैंने इसको सेकंड में चेंज कर लिया, तो इधर भी सेकंड में करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है, तो 60 + 12 सेकंड हो गया। तो यहाँ पर सेकंड सेकंड तो आपके कट गए। ठीक है, तो y/100 इंटू 60 इक्वल टू, इधर हो गया आपका 60 + 12 72। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये कटा y = 72, या 6 × 6 = 36, तो y = आ गया, ये 2 टाइम्स कट जाता है, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 1 7, सॉरी 2। ठीक है, तो 36 का डिवाइड जो है 72 में 2 टाइम्स जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O आपका सेंटर है सर्कल का, देन रिलेशन बिटवीन x और y, x और y के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जो आपको डायग्राम दिया ना उसको जरा नेम दे देते हैं। ये O है, इसे A दे देते हैं, इसे B, इसे C दे देते हैं। अब यहाँ पर इसके तरीके जो है 2-3 तरीके हैं, बट यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखनी है। अगर कोई भी आर्क क्या होता है, यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस है यानी कि ये जो परिधि है वृत्त की, ठीक है, इसका कोई भी
ये आर्क ही है, इतना ले लो या इतना ले लो, तो मैं यहाँ पे पूरे आर्क की बात कर रही हूँ, चाहे एसी की करो चाहे आप इस वाले एसी की करो। तो हमेशा क्या होता है, अगर कोई आर्क सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, इस आर्क कोई आर्क सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगा, अब देखो सपोज ये मैंने एक आर्क ले लिया ए बी, यहाँ पे सेंटर है ओ, तो इसने अगर यहाँ पे कोई एंगल बनाया है, इस तरीके से एंगल बनाएगा, ठीक है, और यही आर्क यानी कि यही दो बिंदु कहीं सर्कल के किसी और पॉइंट पे भी कोई एंगल बनाते हैं, ऐसे ले लो या कहीं पर भी ले लो, ठीक है। तो जो सेंटर में बना हुआ एंगल होता है हमेशा जो अदर पॉइंट पे बना हुआ एंगल होता है उसका क्या होता है, दुगुना होता है। या आप बोल सकते हो अन्य पॉइंट पे बना हुआ जो एंगल है वो सेंटर में बने हुए कोण का आधा होता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, अगर ये थीटा है तो ये 2 ऑफ थीटा हो जाएगा, यानी कि 60 है तो 120 होगा, ठीक है, ये 150 है तो ये 75 होगा, इस तरीके से इनमें रिलेशन होता है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब देखो ये आपका एसी है, इस एसी ने इस आर्क को ले लो, आप चाहो तो ये वाला आर्क भी ले सकते हो, इधर वाला एसी, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे आंसर आपका एक ही आना है। तो इसके दो तरीके यहाँ से देखते हैं, एसी ने एक कोण बनाया सेंटर पे, ये ठीक हो गया, और इसी एसी ने एक कोण क्या बनाया यहाँ पर, ये भी आप बोल सकते हो, इस पॉइंट को भी ले सकते हो। अदरवाइज पहले हम सेंटर का एंगल देखते हैं, इस एसी ने एक कोण बनाया एक्स, बनाया यहाँ पर। अब यही एसी जो है सपोज किसी और बिंदु पे बना रहा है, किसी और बिंदु पे मतलब आप यहाँ पर अगर ये वाला कोण ले रहे हो अंदर का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सपोज कोई पॉइंट ले लिया डी, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये x है तो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x/2 हो जाएगा और ये जो ए बी सी डी क्वेड्रिलेटर बन जाएगा, साइक्लिक क्वेड्रिलेटर बोलते हैं इसे, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के एक ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो अंदर ये x था, ये x/2 हो गया। अब इस अंदर वाले चतुर्भुज को आप देखो, ये x/2 है और ये आपका y है, ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x/2 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y/2, उधर जाएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इसी आर्क से बताती हूँ आपको फिर से कि कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर ये ए है, ये सी है, ये बी था, ठीक है, इस एसी ने सेंटर पे कोई कोण बनाया, ठीक है, अब इस एसी ने सेंटर पे कोई कोण बनाया, तो हम इस कोण को लेंगे, ठीक है, और इसने दूसरे अन्य पॉइंट पे ये वाला कोण बनाया, यानी कि वाई वाला, क्योंकि आप ये वाला ले रहे हो तो फिर आप ये दोनों नहीं लोगे, ऐसा नहीं होगा कि x इक्वल टू 2y हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ऊपर वाला कोण माना है तो इसके ये वाला लेंगे, इस साइड के जो पॉइंट्स होंगे, तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण का डबल होगा, ये y है तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब आप इस पॉइंट पे देखो, सेंटर O पे देखो, इधर इधर साइड ये x है, ये 2y है, और एंगल एट अ पॉइंट ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और तरीका है, आप चाहो तो इधर से ले लो, ये वाला आर्क लोगे, ये जो AC आर्क है इसने सेंटर पे कोण बनाया ये, और बनाया यहाँ पर सेंटर पे इसने जो कोण बनाया एसी ने यहाँ पे, और ये वाई, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। आपका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि x जो है z से 50% बड़ा है और y z से 25% बड़ा है, तो x y से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। इफ x is 50% ग्रेटर देन z, y is 25% ग्रेटर देन z, देन by what percentage x will be greater than y। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट यानी कि माना z जो है ना वो 100 है, z को 100 लेके चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। अब x जो है वो z से कितना बड़ा है, एक्स जेड से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है। 50% मतलब 50, हम 100 का ले रहे हैं, 100% में कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स जो है जेड से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है। तो एक्स इक्वल टू जेड प्लस 50, 50% मतलब 50, यहाँ पे 100% पे काउंट करेंगे। अब जेड तो आपका 100 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50, 150। ऐसे ही वाई कितना होगा, वाई जेड से 25% बड़ा है। तो जेड अगर 100 है तो इसका 25% 25 हो गया, तो वाई कितना होगा, इससे 25% बढ़ा, यानी कि इससे 25 बढ़ा, यानी कि 100 प्लस 25 125। ये x है, ये y है। अब हमें बताया कि x कितना बड़ा है ये बताना है, तो x कितना बड़ा है, 150 माइनस 125 कितना बड़ा है, 25 बड़ा है।
एक्स जो है वाई से 25 बड़ा है, बट हमें ये चीज बतानी है परसेंटेज में। तो एक्स की जो ग्रेटर, ठीक है, एक्स कितना ग्रेटर है उसको परसेंटेज में बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है एक्स और वाई का 25 किससे बड़ा है पूछा है, वाई से। कैलकुलेट किस में करना है, किससे कितना बड़ा है बताना है, वाई से कितना बड़ा है बताना है, तो इसलिए नीचे क्या आएगा, वाई आएगा। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 आएगा। तो यहाँ से होगा 25 पंजे 125, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यदि p प्लस क्यू इक्वल टू 10, पी क्यू इक्वल टू 5, तो हमें इसका मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिसको आपको निकालना होता है आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, यहाँ क्यू है यहाँ पी है, तो दोनों को पी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, दोनों को पी क्यू कैसे बनाएंगे, इधर आप पी से मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप क्यू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। दूसरा तरीका आप एलसीएम लेके इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे पी क्यू लिखा, दोनों का एलसीएम दोनों का गुणनफल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कैसे सॉल्व करें, पी प्लस क्यू वाला। तो अब देखो p प्लस क्यू स्क्वायर है, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर को आप खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये वाला हिस्सा इस साइड जाएगा तो माइनस 2pq। ये किसकी वैल्यू आ गई, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, इसकी वैल्यू जो ऊपर अंश में है, अपॉन pq आपका ऐसे ही रहेगा। अब सॉल्व करना है, बस वैल्यूज पुट करने, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास है। p प्लस क्यू हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 2 इंटू पी क्यू, और पी क्यू 5 है तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, अपॉन पी क्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5, तो 100 माइनस 10 इज 90, 90 अपॉन 5, और 18 पंजे क्या होता है 90, तो 18 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का आपको अनुपात बताना है। तो परिवृत्त त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस एंड अंतःवृत्त त्रिज्या मतलब क्या होगा, इनर रेडियस। इसका मतलब ये होता है कि परिवृत्त का मतलब ये होता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। परिवृत्त त्रिज्या मतलब ऐसा वृत्त, पहले हम परिवृत्त त्रिज्या वाले वृत्त की बात करते हैं, त्रिज्या तो वृत्त में होती है। ठीक है, परिवृत्त मतलब जो ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर हो, परि मतलब आउटर साइड हो। ठीक है, सर्कम रेडियस, तो ये जो ना ऐसा वृत्त जो इसके तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मान सकते हो, ये हो गया परिवृत्त। तो ये एक ऐसा सर्कल जो एक समबाहु त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए ड्रॉ किया गया है, ऐसा वृत्त जो है वो परिवृत्त कहलाता है। अंदर समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर वृत्त है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर जरूर होगा। यहाँ पे सेंटर है, ये ओ हो गया, तो इसकी आपको त्रिज्या बतानी है, इसकी त्रिज्या। अंतर्वृत्त त्रिज्या मतलब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त, ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा जाए, ये ओ होगा, तो इसकी त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं का, सपोज ये कैपिटल आ रहा है और स्मॉल आ रहा है, तो इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी सर्कम रेडियस की बात होती है, यानी कि ये वाला केस होता है, परिवृत्त की बात होती है, तो रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन √3। यहाँ पर जो ए होता है ना, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो एक ए है तो दोनों तीनों भी क्या होंगी, ए ही होंगी। ठीक है, सिमिलरली अंत जो वृत्त होता है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 2√3। अब इनका हमें क्या बताना है, अनुपात। तो सीधे कर लेते हैं, अनुपात मतलब आर अपॉन आर, कैपिटल आर की जगह रखते हैं ए अपॉन √3, स्मॉल आर की जगह रखते हैं ए अपॉन 2√3। अब हमें पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाले को इंटू करा, ये नीचे वाले को गुणा करा तो ये फ्रैक्शन उलट गई, इस तरीके से √3 से √3 कटा, ए से ए कटा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कुछ नहीं तो उसे बनेंगे 1, तो ये हो गया 2:1। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, अभी तो आंसर जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस बोला, तो पहले परिवृत्त का ही लिखा फिर अंतर्वृत्त का लिखा। ठीक है, 2:1, तो 1:2 से आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये थे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए।
2023 के यूटेट फर्स्ट पेपर के। अगली क्लास में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका पेपर को सॉल्व कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग को पता चल जाएगा कि आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसके अंदर तक कितना जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस वहां से आपके बनते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।